नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद अब देश तीसरी लहर के खिलाफ तैयारियां कर रहा है। वैसे तो समय से पहले यह कहना ठीक नहीं है कि तीसरी लहर का अटैक कितना जोरदार होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें बच्चों को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा युवाओं और बुजुर्गों को भी पहले से ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर पहली और दूसरी से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हम सबके मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक कब होगा, हर दिन कितने मामले सामने आएंगे और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, दूसरी और तीसरी लहर में कितना अलग होगा, इसका असर, हमें किस तरह से इससे बचना चाहिए, इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा और इनसे सीधा हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे और बचा जा सकता है। इसके साथ ही आपके जहन में, आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल संक्रमण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, या फिर आपके मन में कोई शक या संदेह है, तो आप बेहिचक इंडिया न्यूज को फोन करके सीधा लाइव इस शो में डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर या क्या ताजा अपडेट है। तो नियमित रूप से मास्क पहने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है तीसरी लहर से बचने के लिए। एकमात्र ऐसा उपाय, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव में इसी का भाव था जो कि हम कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर पाए। तो गहरी सांस वाली व्यायाम करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोई परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जरा सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। हरी सब्जियों और फलों को जरूर खाएं, हरी सब्जियां और फलों का सेवन जरूर आपको करना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना है। अक्टूबर या नवंबर तक पीक के आसार नजर आ रहे हैं। ज्यादा तेजी से ये संक्रमण फैलेगा, इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है। बच्चों पर ज्यादा तेजी से ये वायरस अटैक कर सकता है। तीसरी लहर यानी कि बच्चों के लिए ये घातक साबित हो सकती है। हर दिन 1.5 से 2 लाख मामले सामने आ सकते हैं, इस तरह का अनुमान भी जताया जा रहा है। और साथ वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर रजत सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर रजत सिंह, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। डॉक्टर रजत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी डॉक्टर रजत, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और थर्ड वेव को लेकर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि कैसे और सावधानी हमें बरतनी होगी, क्योंकि अंदेशा है कि अक्टूबर नवंबर में ये आ सकती है, इसका पीक हो सकता है और ज्यादा सावधान बच्चों को रखने की आवश्यकता भी है। इसके लिए जो रूटीनली रेगुलर रूप से प्रिकॉशन है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड हाइजीन, ये तो करना ही है। इसके साथ सबसे ज्यादा जो हम लोगों को जागरूक रहना है वो टीकाकरण के लिए। जितना ज्यादा टीकाकरण हम लोगों का हो जाएगा, उतनी ज्यादा सेफ्टी हम लोगों को हो जाएगी। तो क्या डॉक्टर रजत यही माना जाए कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए हम कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ सकते हैं, थर्ड वेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं, संक्रमण को खुद से दूर रख सकते हैं? वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और भारत में बड़ी अच्छी चीज हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। जो सेकेंड वेव आई है उसमें केसेस हम लोग के पर डे बहुत ज्यादा आए हैं, 4-4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख। और जो केस रिपोर्ट, ये केस वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इन केसेस के पीछे, हर केस के पीछे लगभग 50 या 100 अनडिटेक्टेड, अनडायग्नोस्ड केसेस हैं, जिन्हें या तो कोरोना हुआ, हल्का हुआ, जांच नहीं कराई, या उन्हें कोई सिम्टम ही नहीं हुआ, या कुछ सिम्टम हुआ, उन्होंने थोड़ी बहुत दवा खाई और टेस्ट नहीं कराए। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये संख्या जो हमारी प्रतिदिन 5 लाख थी, ये बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई। और इस तरह करते करते हमारे पास जो इम्यूनिटी
जिन पेशेंट्स की इन्फेक्शन से आई, वो संख्या बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि ये आगे भी हमें थर्ड वेव अगर आती है तो बचाएगी। और इसके साथ जो वैक्सीन हो रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इंडिया लगभग हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर रजत, ये सबसे ज्यादा हमें जागरूकता की आवश्यकता है, चाहे वो संक्रमण को लेकर हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो। लापरवाही, कोताही हमारी जान पर भारी पड़ती है। हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर जरा से भी हम लापरवाही बरतते हैं तो। हाँ, तो उसमें फिर वही है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन। क्योंकि इन तीनों में मैं बता दूं लगभग 90% रोल मास्क का होता है। तो मास्क तो बहुत जरूरी है जी। अगर हम थोड़े से, वैसे तो हमें बाकी दोनों को भी बचाना ही है, बिल्कुल, लेकिन मास्क एक चीज है जो इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन रजत जी आप एक बात बताइए सर जी, बच्चों को लेकर मेरा सवाल भी रहेगा, बच्चों को और कैसे हमें सावधान रखना है, क्योंकि बच्चों में अगर ये वायरस फैलता है तो ज़्यादा क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और जिस तरह सेकेंड वेव में हमने अफरा तफरी का माहौल देखा था, क्या इस तरह की सिचुएशन का अंदेशा भी है अगर थर्ड वेव आती है तो? नहीं, अभी तक किसी भी स्टडी में या साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है जी कि थर्ड वेव में बच्चों पे ज्यादा असर होगा या बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये सिर्फ हम लोग इस आशय पे ले रहे हैं कि पहली दो वेव में बुजुर्ग या मिडिल एज या यंग एज के लोग ज्यादा प्रभावित हुए। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन भी इसी ग्रुप वालों को ज्यादा लगा जी। लेकिन ये कहीं प्रूव लिखा नहीं है, ये कहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि ये बच्चों को ज्यादा, ये सिर्फ एक अनुमान है कि बड़े लोगों को हो गया तो अब बच्चे तो उन्हें हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए एक चीज बता दें, बच्चों की जो नेचुरल प्राकृतिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है जी। दूसरी चीज, बच्चों को इन्फेक्शन देंगे उसके माँ बाप, उसके चाचा चाची, उसके और रिलेटिव। तो अगर उसके जो पेरेंट्स या पेरेंट्स जैसे उसके चाचा चाची या और भी जिनसे वो मिलता है वो वैक्सीन लगवाए होंगे, प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होंगे, तो बच्चों में इसके चांसेस बच्चों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा होगा। और अभी भी जो सीरो स्टडीज बच्चों की गई हैं उनमें लगभग हर एक जहां भी हुई है, कई शहरों में हुई है, लगभग 50-52% बच्चों में देखा गया कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, उनके एंटीबॉडी लेवल हाई थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रजत, एक बात सर मुझे बताइए आप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों के अंदर होती है वो काफ़ी अच्छी पहले से होती है, जाहिर है, और क्योंकि युवाओं को और बुजुर्गों को वैक्सीनेट किया जा चुका है तो जाहिर है कि इसका अगर थर्ड वेव आती है तो इसका असर युवाओं और बुजुर्गों पर तो इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वैक्सीनेशन उन लोगों ने ले रखा है। हाँ, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि शायद बच्चों पे ये कहीं प्रूव नहीं है, कहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि बच्चों को ही इन्फेक्ट करेगी, या किसी स्टडी में भी नहीं आया है। ये एक स्पेकुलेशन, एक अंदाजा है, एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि चूंकि बड़ों को वैक्सीनेशन हो चुका है या बड़े को कोरोना हो चुका है तो उस कोरोना की वजह से उन्हें इम्यूनिटी आ गई है, तो अब बच्चे बचे तो बच्चे प्रभावित होंगे। अच्छा डॉक्टर रजत, क्या कोई और सिम्टम भी इसके हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना ने अपना रूप बदला है, किस तरह से अलग अलग रूपों के साथ कोरोना हम सबके सामने आया फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान, तो क्या थर्ड वेव में कुछ और भी इसके सिम्टम हो सकते हैं सर? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना एक नया वायरस है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत नहीं पता है, हम लोग उसके लगभग पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ नए लक्षण सोचे गए हैं वो स्किन में रैश होना, आंख में कंजक्टिवाइटिस होना, किडनी इन्वॉल्वमेंट, डायरिया, ये
कुछ नए लक्षण हैं। बाकी बुखार खांसी ये तो है ही है रेगुलर। अच्छा, लूज मोशन की दिक्कत, पेट में दर्द की दिक्कत, सिर भारी होना, यानी कि कुछ यस इस तरह की चीजें हमने हाँ जो सेकंड वेव में देखी थी वो थर्ड वेव में बच्चों की भी हो सकती हैं। अगर बच्चों पर ये अटैक करता है तो क्या हाँ बच्चों को भी इस हाँ तरह के सिम्टम आ बच्चों सकते में हैं? हाँ बच्चों में ज्यादा बच्चों में ज्यादा ये संभावना की जा रही है कि लूज मोशन, पेट में दर्द, शरीर पे चकत्ते पड़ना या कंजक्टिवाइटिस होना या गुर्दों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है डॉक्टर रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जालौन से मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। सिंगर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सिंगर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जब तक उनका फोन कनेक्ट हम करते हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए डॉक्टर से सीधा। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सेंगर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? चलिए, लगता है संपर्क हमारा सिंगर साहब से लगता नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रजत, एक बार फिर से सर मैं आपके पास आऊंगा। थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ और तैयारियों की हमें आवश्यकता मेडिकल के क्षेत्र पर हो सकती है? क्योंकि फर्स्ट वेव में इंतजाम इसलिए नहीं थे क्योंकि अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई वायरस, कोई संक्रमण आ सकता है। सेकेंड वेव में हमने पहले से काफ़ी सुधार किए। थर्ड वेव में और क्या सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है एक डॉक्टर होने के नाते? थर्ड वेव में चूंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, मान रहे हैं कि बच्चों पे इन्फेक्शन होगा जी, इसलिए बच्चों के जो पीकू होते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट, इन्हें बढ़ाया जाए। और ये बढ़ाए जा रहे हैं कि हर अस्पताल में बन गए हैं लगभग, और जो दूर दराज के सीएचसी हैं उन पे भी ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो थर्ड वेव के आते आते और इसके लिए इसके साथ बच्चों में कुछ जो फर्क होंगे उन सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, 2-3 महीने के बच्चे, उन सब पे कैसे उन्हें ट्रीट किया जाएगा या सीरियस बच्चों का कैसे इलाज किया जाएगा, ये ट्रेनिंगें चल रही हैं। ये ट्रेनिंगें चल रही हैं हर जगह। तो हमें उम्मीद है कि अगर ऐसी नौबत आई तो हम उससे प्रभावी तरह से सामना कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह पर फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अखंड जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ भैया, पराग गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर सेंगर, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं थर्ड वेव को लेकर सर, किस तरह से जालौन में आप लोगों ने तैयारियां और की है, मैं चाहूंगा आप इसका भी थोड़ा विस्तार से ब्यौरा बताएं और ये भी बताएं कि कैसे थर्ड वेव से हम और बच सकते हैं, बच्चों को लेकर खासकर, और सावधानी की क्या आवश्यकता है थर्ड वेव में, क्योंकि अंदाजा है कि बच्चों को प्रभावित कर सकती है अगर ये वेव आती है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। थर्ड वेव हमारी आ सकती है, आने को है। ऐसी स्थिति में हमें अपने घर में, अपने आसपास, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई सावधानी की जरूरत है। जैसे ट्रिपल लेयर मास्क या N95 जरूर लगाएं, उचित दूरी बना के चलें, बाजार तभी जाएं जब कोई अत्यंत जरूरत हो, कोई जरूरी काम हो, अन्यथा बाजार ऐसे ना जाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइजर का, मास्क का उपयोग करते रहें। और थर्ड लहर से बचने के लिए सबसे अच्छा है स्वस्थ खाना खाएं, घर पर रहें, बाहर न जाएं और डॉक्टरों की, चिकित्सकों की सलाह मानें। जरा सा जुकाम, खांसी या बुखार आने पर लापरवाही ना करें, मेडिकल स्टोर से खुद दवाई ना लें, स्वतः डॉक्टर ना बने, तुरंत आसपास के चिकित्सक से जाके उसको दिखाएं, चेक कराएं, उपचार लें एवं जांच कराएं। क्योंकि थर्ड लहर आ रही है उसमें मेन सिम्टम्स जो है वो जुकाम, राइनाइटिस, मतलब नाक निकलना, पानी निकलना, नाक से पानी का निकलना, ये पहला सिम्टम्स है। ऐसे कई केसेस
भारतवर्ष में आ गए हैं, जो चल रहे हैं, हो रहे हैं। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है अपने बच्चों पर, अपने घर पर। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी जागरूकता है, संक्रमण को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो। मैं हमेशा इसी बात का जिक्र करता हूं क्योंकि ठीक है सेंगर साहब और डॉक्टर रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर एसके जायसवाल जुड़ गए हैं जो कि निदेशक हैं दीर्घायु अस्पताल वाराणसी से। डॉक्टर एसके जायसवाल, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी डॉक्टर एसके जायसवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? डॉक्टर एसके जायसवाल, चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। रजत जी, सबसे ज्यादा जरूरी जागरूकता ही है, जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे सिंह साहब भी कि जागरूकता हमें करनी है, ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना है, N95 आप लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजर यानी कि साफ सफाई का हमें बेहद ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी जो शुरुआत से हम करते आ रहे हैं वही हमें आखिर तक करना है। हाँ, ये जो बचाव के तरीके हैं ये तो हमें करने हैं, ये करने पड़ेंगे। ये तो वैक्सीनेशन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद भी कुछ समय तक करने पड़ेंगे। तो ये तो अभी भी जो लोगों को दोनों वैक्सीन लग गए हैं उन लोगों को भी करना है और यही हम लोग बता रहे हैं। और जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें तो बचाना ही है कि दो वैक्सीन लग गए, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीन, आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है सर, एक सोशल मीडिया पर सवाल मेरे पास आया, लेकिन उससे पहले जायसवाल साहब का हम स्वागत करेंगे। जायसवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ, आ रही है सर। जी डॉक्टर एसके जायसवाल, आपको बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। आज हम थर्ड वेव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अंदेशा थर्ड वेव का है और यह भी आशंका है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताएं सर, क्योंकि आपका भी अस्पताल है और आप किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आगे के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या और सावधानियां होनी चाहिए, इसको लेकर आप सर मैं चाहूंगा थोड़ी सलाह दें। सर, सेकेंड वेव में भी हम लोग का हॉस्पिटल इन पैनल था और हम लोगों ने कोविड के मरीजों का भरपूर इलाज किया था। थर्ड वेव आने की उम्मीद है, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से ये चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा जी। और इसमें सावधानियां ये हैं कि मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बच्चों को भीड़ भाड़ एरिया में न ले जाएं, खुद भी न जाएं और वैक्सीन पे ज़्यादा जोर दें कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि चांसेस बॉडी में एंटीबॉडी बनी रहे, जिससे कि चांसेस कम से कम रहे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशन ज़्यादातर लें थर्ड वेव के लिए। और वैक्सीन जिस इस लेवल पे लग रहा है, सरकार जितना एक्टिव है, तो लगता है कि थर्ड वेव का प्रकोप बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस भी काफ़ी हो गई है। सेकेंड वेव आने की वजह से पब्लिक में डर का भी माहौल है और गवर्नमेंट का भी काफ़ी योगदान है सचेत रहने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। तो इसमें चांसेस तो जितना बताया जा रहा है कि थर्ड वेव बहुत डेंजरस होगा। अगर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं जी, तो अगर कोविड इन्फेक्शन अगर हो भी जाए इसका इफेक्ट कम आएगा। अच्छा, सेकंड वेव में सर हमने देखा था ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, दवाइयों और इंजेक्शन की कमी हो गई थी, कालाबाजारी तक की नौबत आ गई थी और बेड्स अस्पताल में अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। इस बार क्या इंतजाम आपकी तरफ से भी किए गए हैं, ऑक्सीजन को लेकर हो चाहे बाकी व्यवस्थाओं को लेकर, बेड बढ़ाने को लेकर हो, ऐसी सिचुएशन फिर से ना बने, इसको लेकर क्या मुकम्मल इंतजाम है आप लोगों के? प्रशासन का और योगी जी का इस बार भी प्रशासन, हाँ, इस बार पहले से ही आदमी हर हॉस्पिटल जो है सचेत है और प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है जी। अवेयरनेस काफ़ी चल रही है और थर्ड वेव अगर आता है तो उसकी पूरी तैयारी प्रशासन भी कर रही है। हॉस्पिटल भी, जितने हॉस्पिटल कोविड में थे लगभग जो है तैयारी में है कि अगर आता है स्केल, लार्ज स्केल पे,
पिछली बार तो सडनली केस इतने ज़्यादा आ गए थे, 10-15 दिन काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मास में ये इन्फेक्शन हुआ था और 15-20 दिन के अंदर कंट्रोल हो गया था। ऑक्सीजन की कमी तो खैर बनारस में बहुत कम हुई जी। ऑक्सीजन की कमी नहीं के बराबर थी, क्योंकि प्रशासन काफ़ी सजग था। योगी जी भी काफ़ी एक्टिव थे बनारस के प्रति, इसलिए चांसेस तो कम थे। ठीक है सेंगर साहब, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाई, लेकिन इस बार प्रशासन सजग है जी। ठीक है डॉक्टर सेंगर, आपसे मेरे साथ एक सवाल है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने सवाल पूछा है और कह रहे हैं, क्या वैक्सीन थर्ड वेव पर कारगर होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। भारत सरकार इतनी एक्टिव है, इतनी सक्रियता से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर जोर डाल रही है। हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर घर में वैक्सीनेशन करवाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जी। ये सरकार दिखा रही है, इतनी जागरूक है, तो हर व्यक्ति को, हर घर को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक बनना पड़ेगा, लगवानी पड़ेगी। अभी भी हम देख रहे हैं ग्रामीण स्तरों पर लोग वैक्सीन से दूरियां बना रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर वैक्सीनेटेड हम रहेंगे तो हम कोरोना की थर्ड लहर से बचे रहेंगे, कुछ हद तक कोरोना हमसे दूर रहेगा। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, आदमी इतना बेखौफ हो चुका है कि उसको लगता है कि हम कोरोना खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। कोरोना अभी भारतवर्ष में है। इसी रविवार को 750 लगभग लोगों की जान गई थी कोरोना से। सेकंड लहर कोरोना की अभी कंटिन्यू चल रही है। ऐसे में हम लोगों को अपना सतर्कता, अपनी जागरूकता छोड़नी नहीं चाहिए। और अभी तो सर डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है कई जगह पर। डेल्टा प्लस अगस्त लास्ट में अपने उत्तर प्रदेश और अपने मध्य प्रदेश, अपने आसपास के प्रदेशों में एंट्री कर जाएगा। अक्टूबर नवंबर, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा जो रिसर्च पेपरों द्वारा जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार अक्टूबर और नवंबर में डेल्टा वेरिएंट और थर्ड लहर जो कोरोना की है वो बहुत एक्टिव होगी और वो एक्टिव गंभीर होगी। जो दूसरी लहर थी उससे भी ज्यादा गंभीर लहर अब आएगी। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा के अपने आप को वैक्सीनेटेड करना है, इम्यूनाइज्ड करना है, अच्छा खाना पीना खाना है, हरी सब्जियां खाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है एवं मास्क का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। घर से बाहर हमें तभी निकलना है जब बहुत अत्यंत आवश्यक कोई काम हो। छोटे बच्चों को हमें स्कूल नहीं भेजना है, भीड़ वाले इलाकों में नहीं भेजना है। जब तक ये देश, भारतवर्ष जब तक कोरोना फ्री कंट्री घोषित नहीं हो जाता, हमें इन सब चीजों का विशेष ख्याल रखना है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों की ओर से बताई जा रही हैं, क्योंकि यही वो खास बातें हैं जिनका ख्याल रखकर, जिनका पालन करके हम खुद को कोरोना से बचा सकते हैं, संक्रमण से बचा सकते हैं। डॉक्टर अजत, फंगस के बारे में थोड़ा चाहूँगा आप और बताएं कि फंगस आखिर क्या है। ये अलग अलग जो फंगस सामने आए हैं हमारे, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, ये क्या हैं और कैसे इनसे सावधान हमें रहना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या फंगस को लेकर इलाज है या फिर क्या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। फंगस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, एक तरह का कीटाणु ही है होते हैं, उसी तरह ये फंगस होते हैं। ये इनकी आमतौर पे ये वो खासियत होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं जी। कोरोना में जो एक तो स्टेरॉइड थोड़े दिए गए ज्यादा, और सबसे ज्यादा जिन्हें ऑक्सीजन दी गई, और ऑक्सीजन की जो देखा होगा जब ऑक्सीजन दी जाती है तो एक बोतल से पास होती है, इसमें बुलबुले निकलते हैं जिससे ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई होती है। तो उसकी वजह से, या वेंटिलेटर में जो दिए गए थे ट्यूब वगैरह, इनकी वजह से फंगस हुआ था। नॉर्मली फंगस हर समय है, हर जगह है, हम जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, चारों ओर ये जो फंगस है घूम रहे हैं। लेकिन ये एक आम आदमी पे, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है, उस पे असर नहीं करते हैं। कोरोना के पेशेंट्स में चूंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है और स्टेरॉइड देने से कुछ और वीक हुई, और तीसरा जो ऑक्सीजन जिन्हें ज्यादा दिया गया या वेंटिलेटर पे रहे, उन पेशेंट्स में फंगस इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। फंगस
में जो सिम्टम आते हैं म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहा गया, जी उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है नाक ब्लॉक होने। नाक जैसे जुकाम में होता है कि नाक ब्लॉक हो गई, वैसे ही इसमें नाक ब्लॉक होती है। दूसरा सिम्टम होता है नाक से कुछ पानी निकलेगा जो लाल या ज्यादातर भूरे रंग का होता है। तीसरा लक्षण होता है एक साथ फंगस एक ही तरफ अटैक करता है चेहरे के, तो उस में सूजन और दर्द आ जाता है। उसके बाद नाक के पीछे पैरानेजल साइनस होते हैं, ये उन्हें जिसे कह सकते हैं साइनोसाइटिस बोलते हैं, वो साइनस की हड्डियों पे असर करते हैं जी। उसके बाद वो आंख में ये आंख में जुड़ते हैं, इसमें आंख की रोशनी चली आती है और ये ऊपर ब्रेन में चले जाते हैं। वो कारण होता है इन फंगस वाले पेशेंट्स में मृत्यु का। जहां तक आपने इलाज का पूछा, हाँ इलाज है इसका। इलाज है एम्फोटेरिसिन बी मेनली इसकी दवा है, लेकिन शुरू में इसकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि ये कम थी, लेकिन अब ये पर्याप्त मात्रा में है और अब फंगस के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं। तो अब ऐसी फंगस के लिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ठीक है डॉक्टर रजत, एक चीज इसी से जुड़ी और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये बॉडी में किसी भी अंग पर प्रभावित कर सकता है? क्योंकि हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिनके जबड़े तक निकालने पड़े फंगस की वजह से। ये बताया तो ये नाक से आंख में, सिर में जी और चेहरे के उसमें जबड़े में भी ये असर करता है। इसमें आंख भी बहुत पेशेंट्स की निकालनी पड़ी है और नाक, कान और जबड़े भी निकालने पड़े हैं जी। वैसे तो ये कहीं हो सकता है, बट जो इसमें कोविड से संबंधित फंगस इन्फेक्शन वो शरीर के अन्य भाग पे नहीं है। जहां तक वैसे ही आपने फंगस के बारे में पूछा, हाँ फंगस शरीर का कोई भी भाग पे असर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोविड में हम लोग कंसर्न है वो चेहरे तक। जी ठीक है। डॉक्टर सेंगर, क्या जालौन में भी फंगस के मामले सामने आए और वहां पर क्या स्थिति है इसको लेकर? बिल्कुल आए हैं भैया। पराग जी, जालौन में ब्लैक फंगस के मामले कई सामने आए हैं। एक दो पेशेंट तो हमने देखे थे, उनको हमने जो है ऑब्जर्व किया, डायग्नोसिस उनकी बनाई और उनको यहाँ से रेफर किया लखनऊ के लिए। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बिना ऑपरेशन के उनका ब्लैक फंगस ठीक हो गया। और ब्लैक फंगस का यही एक लक्षण है, चेहरे में एक साइड आता है, पहले नाक नोस्ट्रिल में, एक नोस्ट्रिल में आता है, उसके बाद एक साइड की आंख में या ऊपर जाता है जी, जिससे नाक में जो है सूखी होना, दर्द होना शुरू हो जाता है, आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर धीमे धीमे आंख के अंदर जाता है तो पूरी रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है आंख, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, दर्द की गोली, दर्द के इंजेक्शन से भी उस दर्द में आराम नहीं मिलता है जी। फिर धीमे धीमे वो ब्लैक फंगस अगर हमने नहीं रोका गया, नहीं सही जगह दिखाया तो वो ब्रेन में घुस जाता है। ब्रेन में घुसने के बाद मुश्किल होता है कि व्यक्ति बचे। तो ब्लैक फंगस के केस जिला जालौन में आए हैं, पर्याप्त आए हैं, हमने सभी को देखा है। एक दो की उनमें मृत्यु भी हो गई है, 2 पेशेंट की ब्लैक फंगस के। एक युवक था 25-26 साल का, उसको कोरोना हुआ, उसके बाद में उसको ब्लैक फंगस हुआ, वो झांसी में उसकी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। कुछ पेशेंट ठीक भी हो गए हैं। तो ब्लैक फंगस के यही एक लक्षण है कि एक तरफ होता है, एक नाक से ये पहले इफेक्ट करता है, उसके बाद एक आंख पे, फिर इसी साइड में जो है ऊपर जाता है ब्रेन में। तो ऐसे में हमें बड़ा सतर्कता बरतनी है जी, और ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सिम्टम्स किसी को आ रहा है तो शुरुआत में ही उसको नाक कान गले के डॉक्टर को दिखवा लिया जाए, उसकी जिससे कि उसका एक्सरा हो जाए, सीटी स्कैन हो जाए, उसकी जांच हो जाए। तो प्रारंभिक लक्षण में ही नाक तक पहुंचने पे ही ये पता चल जाए कि भाई ये ब्लैक फंगस है, तो उसका उपचार बहुत आसान है और बहुत अच्छा है और 100% वो ठीक हो सकता है। लेकिन एक बार आंख में चले जाके फिर ब्रेन में घुस जाए तो फिर इलाज बड़ा कठिन हो जाता है। क्या कोई परसेंटेज भी इसका होता है डॉक्टर सेंगर कि अगर इससे ज्यादा, इतने % से ज्यादा ये फैल गया शरीर में तो क्या बचना मुश्किल है मरीज का? अब इसका यही एक तरीका है परसेंटेज का, इसका ग्रेड कह सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये 3 ग्रेड में होता है। फर्स्ट ग्रेड में हमारी नाक तक पहुंचता है, केवल नेजल तक,
जी। सेकंड ग्रेड में ये जो है आंख में इफेक्टेड हो जाता है, हाँ। और थर्ड ग्रेड में ये ब्रेन में पहुंच जाता है। तो सेकंड ग्रेड तक तो हम जो है इंसान को बचा सकते हैं, डॉक्टर इंसान को बचा सकता है, दवाइयों के थ्रू उसको आराम दे सकता है, लेकिन थर्ड ग्रेड में ब्रेन में पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैक फंगस का बहुत अच्छा इलाज भारतवर्ष में भी आया है। ठीक है, एसके जायसवाल जी, यही एकमात्र इलाज है कि अगर आपको जरा से भी लक्षण होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जरा भी लापरवाही आपने कर दी तो ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। जायसवाल साहब। हाँ, ब्लैक फंगस बहुत डेंजरस फंगस है। ये इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से होता है। इसमें कोरोना में हम लोग ज़्यादातर स्टेरॉइड जो यूज करते हैं उसके बाद उसकी वजह से, और ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इसमें ब्लैक फंगस के खतरे रहते हैं स्टेरॉइड देने से। और ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उसमें चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस होने के। बीएचयू में यहाँ पे मई में फर्स्ट ब्लैक फंगस देखा गया था बीएचयू में, इनके हाफ फेस, आईज और जबड़े इन्वॉल्व हो गए थे, पूरा सर्जरी की गई थी, लेकिन फिर भी उसमें उन्हें बचाया नहीं गया। तो पहला ब्लैक फंगस जो बीएचयू में डायग्नोस किया गया था। ब्लैक फंगस है तो काफ़ी डेंजरस, खास तौर से पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जो होता है। अभी डायग्नोसिस थोड़ा सा दवा की अवेलेबिलिटी की वजह से जो है रोका जा सकता है, लेकिन एडवांस होने पे इसकी मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सर जायसवाल जी, आपके अस्पताल में जो भी कोरोना के पेशेंट्स आए होंगे सेकेंड वेव फर्स्ट वेव के दौरान, अभी भी जो मरीजों का इलाज आप लोग कर रहे हैं, तो किस तरह उनको खाने पीने को लेकर आप सलाह देते हैं? डाइट सबसे ज़्यादा क्योंकि ज़रूरी होती है, हेल्थी खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइट अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, हम भरपूर विटामिन या फिर प्रोटीन नहीं लेंगे तो शायद इम्यूनिटी पर इसका असर पड़ता है। इसमें डाइट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए और शुगर अवॉइड करना चाहिए, कोई भी मीठा चीज, क्योंकि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट ही इसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है थायराइड की वजह से। तो इसमें डाइट का रोल तो अच्छा है। हाई न्यूट्रिशियस डाइट दें, विटामिन दें, विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें, हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर रजत, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? एक्सरसाइज तो हमेशा से अच्छा है किसी भी डिजीज के लिए। इसमें लंग एक्सरसाइज हम लोग ज्यादा कराते हैं पेशेंट को के लिए, और लगभग पूरी बॉडी का ही कराना, 25 मिनट एवरेज एक दिन में 25 मिनट से 30 मिनट एक्सरसाइज काफी है। अगर इतनी रोज की जाए, इतनी करनी ही चाहिए। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, और कोविड के पेशेंट यदि हैं और वो समर्थ हैं ये करने में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो 25 मिनट से 30 मिनट को एक्सरसाइज करने, कुछ नहीं, सबसे आसान है पैदल चलें, थोड़ा सा तेज चलें या पैदल चलें, तेज नहीं चल पा रहे हैं सिंपल चलें, और कोई इसके लिए किसी जिम या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल चल लें, इतना ये काफी है, ये काफी है। और थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं, यानी सबसे ज्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज की आवश्यकता है। यस ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बहुत, नहीं वॉकिंग की भी है, जो एक्सरसाइज ब्रीथिंग की तो है ही है, शारीरिक, जिसमें शारीरिक व्यायाम जिसे कहते हैं हम भाषा में, उस तरह का कुछ भी कर लें वो बहुत अच्छा होता है। और उसकी एक वजह ये भी, एक चीज वो और होती है, एक्सरसाइज से नॉर्मली डिप्रेशन कम होता है। कोविड के पेशेंट में ज्यादातर देखा गया है वो थोड़ा मानसिक रूप से डिप्रेस होते हैं, तो उन पेशेंट्स में यदि एक्सरसाइज नियमित की जाए तो उनका डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर सेंगर, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि हमें दवाइयों पर निर्भर रहने से ज्यादा प्राकृतिक चीज़ों से जुड़कर रहना चाहिए? चाहे हम जिस तरह भी डॉक्टर रजत जिक्र कर रहे थे, सुबह सुबह उठकर व्यायाम करें या वॉक करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, खुली हवा लें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि नेचर से जुड़ी हुई हों, ये सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होना चाहिए खुद को अंदर से फिट रखने के लिए? बिल्कुल पराग जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कि चिकित्सा और चिकित्सक के अलावा ये दुनिया पहले भी बहुत अच्छी थी,
जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति को हम जितना संजो के रखेंगे जी, जितना हम प्रकृति में गोद में बैठ के हम रहेंगे, प्रकृति में शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, शुद्ध भोजन है, हरी सब्जियां हैं, अच्छे फल फ्रूट हैं, जिससे कि व्यक्ति का मन मस्तिष्क और स्वस्थ तन, ये तीनों चीज स्वस्थ रहें। हमें ऐसी ही काम करके आगे बढ़ना चाहिए। जी, दवाइयों पर कम निर्धारित और निर्भर रहना चाहिए। दवाइयों से अच्छा हमारा योगा है, व्यायाम है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, हमारा शारीरिक फिटनेस है, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स यदि मजबूत हैं, हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारा लिवर मजबूत है, हमारा पाचन शक्ति मजबूत है, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को आराम से टॉलरेट करके निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े वायरल को, बड़े बड़े महामारी को हम लोग बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति का ध्यान पहले रखें। आजकल हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, भारतवर्ष सरकार पेड़ लगाओ पर बहुत योगदान कर रही है और जोर डाल रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों पौधों को लगाया जाए। अभी विगत परसों जो है इतवार को प्लांटेशन डे मनाया गया, जिसमें कि हर जगह, हर सरकारी स्थल पर, हर स्वास्थ्य केंद्र पर, हर पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में हर जगह जो है प्लांटेशन किए गए हैं। हम लोगों ने भी किए हैं, 50-50 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। अगर ऐसा वाकई में उन पेड़ों को लगाकर, उन पौधों को हमने पेड़ बनाया, बड़ा किया, उनको देखा, संजोया, तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और पुनः अच्छी बारिश, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा जल, अच्छा वातावरण मिलेगा। तो ऐसी महामारियों से दूर अपने आप भारतवर्ष और ये जो अपना ये एटमॉस्फेयर है अपने आप दूर हो जाएगा। आज ये कोरोना जैसी बीमारियां क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं कि हम लोग अपना जो है, जो वास्तविक जीवन शैली है वो खत्म करते जा रहे हैं, आधारित होते जा रहे हैं दवाइयों पर, आधारित होते जा रहे हैं जो रेडीमेड चीजें हैं उन पर। इनको छोड़कर हम लोगों को वास्तविकता में आना चाहिए। जल को बचाना चाहिए, पानी का बचाना चाहिए, पानी का संजो कर रखना चाहिए, बिजली का कम से कम उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, उनको संजोएं और इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर जायसवाल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रकृति से जुड़कर रहें, क्योंकि जिस तरह का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, आधुनिक अब काफ़ी भारत हो गया है, भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनके ज़रिए हम अपनी मेहनत को बचा लेते हैं। हम जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम और ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो जाहिर है कि जो नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए ही लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य की बात करें या फिर बाकी चीज़ों की बात करें, ये और ज़्यादा और जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि पिछले प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो संसाधन बहुत कम थे, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर्स इतनी मात्रा में नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचर से जुड़कर रहते थे। ये एकमात्र ऐसा उपाय है। अब एक बार फिर से हमें नेचर से जुड़ना होगा ताकि दवाइयों पर हमारी निर्भरता कम हो जाए और जो दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और जो हमारी बॉडी पर उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो कम से कम ना हों। जायसवाल जी। देखिए, पहले के ऋषि मुनि और वैद्य लोग जो होते थे, जड़ी बूटियों के होते थे और खाने पीने पे विशेष ध्यान दिया करते थे और अपने पब्लिक को भी अवेयर करते थे। तो जो नेचुरल चीज है वो तो इफेक्ट करता ही है। अब आप यहाँ कोरोना जब फैला तो बताया गया कि गिलोय पीजिए, वो भी नेचुरल है। विटामिन सी का सेवन ज्यादा मात्रा में करिए, आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, ये नेचुरल। और जो शुद्ध भोजन करिए, ज्यादा स्पाइसी न खा के सिंपल खाना खाइए और मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे जो है बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे कि कोरोना का प्रकोप बहुत से लोगों में नहीं हुआ। एक फैमिली में 1% को हुआ, 7 लोगों को नहीं हुआ, 8 लोग। उनकी सेल्फ डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी, वो उनका जो है जिसकी वजह से कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। तो बॉडी में अगर आप नेचुरल चीज यूज कर रहे हैं और बॉडी को अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं तो रोग भी कम। पहले के लोग विशेष तौर से शुद्ध हवा लेते थे, पौष्टिक भोजन लेते थे, दवाइयों का सेवन तब होता नहीं था, थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का सेवन करके स्वस्थ रहते थे।
न तब गाड़ियां थी, न साइकिल तक नहीं था, लोग पैदल ही यात्रा करते थे और एक देश से दूसरे देश का भ्रमण करते थे और निरोग रहते थे। तो प्राकृतिक संसाधनों को यूज करने से बॉडी स्ट्रांग होती है। ठीक है डॉक्टर अजय, एक साल अक्सर सोशल मीडिया पर पूछते हैं क्या किया जा सकता है, अल्कोहल का इस्तेमाल किया, निकोटीन लिया जा सकता है, इसको आप थोड़ा विस्तार से शंका और परेशानी को दूर करें। नशा किसी भी तरह का गलत होता है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्यूनाइजेशन के बाद कोई कंट्रा इंडिकेशन है कि आप नशा नहीं कर सकते हैं जी। ठीक है, तो साइंटिफिकली बहुत क्लियरली मैं बता दूं कि कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, वैक्सीन लेने से उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मना करूंगा बिल्कुल इस समय कोरोना काल में तो और ज्यादा कि ये नशा ना करें, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से ये सारे नशे बॉडी की इम्यूनिटी कम बिल्कुल करते हैं। सही कह रहे हैं आप। और इम्यूनिटी कम होने से कोरोना का तो मालूम ही है, कोरोना इम्यूनिटी कम होने वालों में होता है और कोरोना खुद भी जब हो जाता है तो इम्यूनिटी और कम कर देता है। तो इसलिए नशे के लिए तुम मैं कहूंगा कि नशा ना ही करें, बिल्कुल तो अच्छा है। बिल्कुल, ये हम उन्हीं को लेकर पूछते हैं डॉक्टर से, क्योंकि कई बार ओपीडी में ऐसे दर्शक जुड़ते हैं या फिर सोशल मीडिया पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है कि हमें कैसे खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि और बल्कि वीक हम उसको बनाएं। सही बात है भैया कि एक्चुअल में मैं बताऊं आपको कि ये सवाल तो मेरे लिए तो नहीं है खैर, क्योंकि मुझे जो है अल्कोहल और शराब पीने वाले कम पसंद आते हैं और मेरी संगति भी ऐसे लोगों से कम है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अल्कोहल का सेवन करना है या नहीं करना है, इसका कोई जवाब चिकित्सा सकता। जिसको अल्कोहल का सेवन करना है वो तो करे, वो वैक्सीन लगवा के पहले भी करे। एक राय मानी जाए तो राय चिकित्सक का और स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 तो नहीं करना चाहिए। ठीक है जयसवाल जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस सवाल का जवाब या फिर सलाह आप भी दें, मैं चाहूंगा। अल्कोहल से वैक्सीन का कोई दिक्कत नहीं है और एल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं वो आप एडवाइस करिए या ना करिए, वो अल्कोहल लेना होगा तो वो पहले भी लेंगे बाद में भी लेंगे। तो ये अल्कोहल का आपने चीज नहीं है, इसका सेवन करें तो अच्छा है और वैक्सीन लेना चाहिए। अल्कोहल अपने आप से ही मतलब कि मैं जो मानता हूँ ऐसे अल्कोहल ठीक जी वगैरह जी ठीक है डॉक्टर अजद, बड़ा बेसिक सा सवाल है लेकिन आया है एक दर्शक का। वैक्सीन लेने के बाद जो बॉडी में दिक्कत होती है, फीवर हुआ या फिर बॉडी पेन हुआ, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, इन तमाम चीज़ों का इलाज क्या है? क्या सिंपल से कोई दवा हम खाकर घर में ही अपना इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है? निश्चित जी। 99.99 पेशेंट्स में मॉल टैबलेट प्रोसिन के नाम से, कैल्पॉल के नाम से, डोलो के नाम से आती है, वो आप लेके और एक चीज है ना, थोड़ा पानी ज्यादा पिए बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि और भी जो वैक्सीन होती है लगती हैं, डीपीटी है या मिजल्स, उसके बाद भी थोड़ा बुखार आता है या बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो शरीर में कोई भी प्रोटीन जाएगा, वैक्सीन प्रोटीन होती है, कोई भी प्रोटीन जाएगा तो इस तरह के रिएक्शंस कॉमन है, तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट जब बुखार हो ले लें, या कुछ लोग ये कहते हैं अब तो वैक्सीनेशन में लेने के बाद उसे 2 या जी। सेंगर साहब, एक सवाल और है आपके लिए। अगर वैक्सीन लेने के बाद फीवर ना आए या कोई परेशानी ना हो, कोई साइड इफेक्ट इसका ना हो, तब क्या सोचा जाए और क्या माना जाए? कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज है। इसमें क्या है, उसमें अगर हमारे वैक्सीन लगने के बाद 100% लोगों को ना बुखार आ रहा है ना रैसेस आ रहे हैं जी, पूरे 100% लोगों तो आ नहीं रहे हैं, 80% लोगों को नहीं आ रहे हैं, 80% लोगों को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है,
20% लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, या हाथ में दर्द हो रहा है, या थोड़ा रैसेस आ रहे हैं। ये समस्याएं सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वो 80% वैक्सीन लगी है वो उनका काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन 100% लोगों को ही कारगर है। कभी कभी किसी को एक पैरासीटामोल की गोली भी उसको जो है वो दिक्कत दे देती है। कभी कभी किसी को दर्द की गोली दिक्कत दे देती है। ये हर किसी की ससेप्टेबिलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन है हर। मैंने और आपने साथ बैठ के मुझे उस आधी रोटी से कोई दिक्कत हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे उस आधी जो आपने खाई है वो खराब थी, आधी जो मैंने खाई थी वो अच्छी थी, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअलाइजेशन है। हर किसी को वैक्सीन लगवाने के प्रोजेक्ट जो है एंटीबॉडीज जो रिएक्शन है वो आता है, किसी किसी पे नहीं आता है, लेकिन कारगर 100% सबके अंदर है, पूरा करती है वो। वैक्सीन खराब और अच्छी नहीं होती है, वैक्सीन सिर्फ अच्छी ही होती है। जी, बड़े सरल तरीके से आपने बताया, बड़ा प्रभावित हुआ मैं आपका से इस जवाब से भी। जायसवाल साहब से वैक्सीनेशन के भ्रम को लेकर है, आप दूर करिए लोगों का भ्रम आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमने शुरुआत में देखा था, हालांकि अब तो अभियान काफी तेज गति पकड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में शुरुआत में लोगों के मन में ये भ्रांतियां उत्पन्न हो, वैक्सीन कोई दिक्कत कर जाएगी, कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, या किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, मरना। लोगों के दिमाग, सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी चीजें फैलाई गई, भ्रामक जानकारियां, जिन पर लोगों ने बिना सच्चाई जाने यकीन भी कर लिया। तो एक ऐसा संदेश आप आज दें ताकि लोगों के मन से वैक्सीन जो भ्रम है और या फिर कि कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में है। जायसवाल साहब। हेलो, जायसवाल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। जी जी जी। ऐसा है कि वैक्सीन लगने से प्रोटेक्शन ही है, कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होगा। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों लोगों ने तो थोड़ा सा फीवर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए ज्यादा है, हमारे में कम है। पर्सन वेरी करता है उसके ऊपर रिएक्शन कैसा है। वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है और ये कोरोना महाकाल में एक तरह से वाहन है, हर पर्सन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लगना है, वो अपनी भी सुरक्षा करे और समाज की भी सुरक्षा हो। जी, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन, किसी तरह की कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए, और ये भ्रम लोगों के मन से दूर होना चाहिए कि वैक्सीन असरदार नहीं है या वैक्सीन कोई दिक्कत हमें कर देगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मात्र हथियार है जिसके माध्यम से इस संक्रमण को हम कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को रोक सकते हैं। डॉक्टर अजत, आखिर में एक संदेश आपसे चाहूंगा मैं लोगों के लिए। सभी लोग मास्क लगाएं, बिना मतलब भीड़ भाड़ की जगह ना जाएं, जी, घर में रहें। हाँ, अब तो स्कूल कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ निश्चित रूप से जाएं, लेकिन मास्क लगा के जाएं और भीड़ को अवॉइड करें। और बीच बीच में अपने हाथ का, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया है जी, लेकिन फिर भी बीच बीच में अपने हाथ सैनिटाइजर से या हाथ उससे साफ करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन 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 इस समय सिर्फ एक चीज है जिसपे अगर हम पूरी तरह लग जाएं तो थर्ड वेव शायद आए ही ना, और अगर आएगी भी तो बहुत हल्की सी आएगी, मतलब वो सिर्फ कुछ केसेस होंगे, वो वेव की फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कि मैं सबसे सिर्फ और अपील सिर्फ करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है, डॉक्टर सेंगर, एक फाइनल कमेंट आपका, संदेश आपकी ओर से। संदेश मेरा यही है, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वैक्सीन सभी लोग लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाएं, सभी लोग वैक्सीन के लिए जागरूक रहें, सभी लोग मास्क के प्रति जागरूक रहें, सभी लोग सैनिटाइजर साफ सफाई के प्रति जागरूक रहें, घर से अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, बाजार में बच्चों को लेकर न जाएं और अच्छा खाना पीना खाएं, पानी खूब पिएं, विटामिन सी का प्रयोग करें, हरी सब्जियां खाएं, घर पर रहें। और हम और आप पराग जी, डॉक्टर जायसवाल जी, डॉक्टर रजत जी, हम सब आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कोरोना की पहली दौर, दूसरे दौर
इतने बुरे समय से निकलने के बाद हम और आप आज यहाँ स्टूडियो में बैठ के स्वस्थ हैं जी। और अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ हैं, अपना लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से हम और आप लोग सभी लोग बने रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है सतर्कता, सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लापरवाही कोई ना करे। मेरा सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये आग्रह है कि अभी कोरोना इस देश में है, कोरोना अभी जिंदा है कह सकते हैं, तो कृपया कर सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सेंगर, साथ ही डॉक्टर एस.के. जयसवाल और डॉक्टर अजय सिंह। आपका बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों खास मेहमानों का जो आप आज जुड़े हमारे साथ और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी हैं। डॉक्टर्स की बातों का एक ही निचोड़ है, वैक्सीनेशन, सावधानी, सतर्कता, सजगता, अपना ख्याल रखना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।